नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से संबंधित अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया था। कार्बन के सभी नामकरण पढ़ लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ लिया था, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, और कीटोन के बाद में अपन ने पढ़ लिया अल्कोहल पढ़ लिया। अल्कोहल भी अपन ने क्या पढ़े, अल्कोहल के अंदर एक पढ़ा एथेनॉल, दूसरा पढ़ा अपन ने मेथनॉल। पीने वाला कौन सा भाई? अरे पीने वाला कौन सा है? पीने वाला है अपना एथेनॉल। मेथनॉल पीने से अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन एथेनॉल की बात हो गई, मेथनॉल की बात हो गई, अब अल्कोहल हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, और वो टॉपिक क्या है बेटा? सल्फोनिक एसिड। लास्ट क्लास के अंदर अपने कीटोन पढ़ लिया था, कीटोन हो गया, कीटोन भी हो गया, अल्कोहल भी हो गया। बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की। किसकी बात कर लेते हैं? सल्फोनिक एसिड। कोर्स अपने को क्या है बेटा? सीखने से मतलब है। किससे मतलब है बेटा? सीखने से। क्या करना है? जितना ज्यादा इस वक्त में जो अब बात करें ना, जिसको ज्यादा नॉलेज हो गया ना, जिस चीज का अपन को ज्यादा नॉलेज होगा, उतना आपके लिए प्रॉफिट है। उसके लिए मत पढ़ो कि भाई साहब हमको तो हमारे कोर्स में इतना ही है, हम तो इतना ही पढ़ेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? जितना आपके कोर्स में है वो तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल क्या मिल सकता है, दैट्स द पॉइंट। भाई जो आपको, जितना आपको आता है वो तो ठीक है, जितना हमको आता है, जितना हमको पढ़ना है वो तो हम पढ़ेंगे, वो तो सभी पढ़ेंगे। वो कोई आप अनोखे नहीं हो, उसमें कोई आपके पास में अलग एबिलिटी नहीं होगी। जो सबके लिए है वो आपके लिए भी है। मतलब जिसमें होशियार बच्चा जो पढ़ रहा है, एक वो भी उतना ही पढ़ेगा, एक जो डल बच्चा है वो भी उतना ही पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कोर्स में। पर आपको आगे फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए क्या करना है कि भाई जितना अपन ने मेरे कोर्स में वो तो मेरे को पढ़ना ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी मेरे को क्या करना है, साथ में लेके चलना है, ताकि फ्यूचर में मेरे पास में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे को अच्छी तरीके से तैयार हो, कोई मेरे से पूछे तो मेरे पास उसका आंसर हो। आया समझ में? तो ये आपके लिए क्या होगा, एक बेनिफिट वाली बात होगी। है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बात करते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड की। किसकी बात करते हैं? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की। और इस सल्फोनिक एसिड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? SO3H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SO3H से। सल्फोनिक एसिड का जब अपन नाम लिखते हैं तब नाम क्या होता है बेटा? एल्क एन, और जो इसका रियल नाम है वो रियल नाम ही क्या बेटा? सल्फोनिक एसिड। एक बात याद रख लेना बेटा, हमेशा जिंदगी के अंदर आप हिंदी मीडियम के भले हो, पर अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको इंग्लिश टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। क्या करोगे? इंग्लिश टर्म्स के बिना आपका कुछ मतलब कहने का मतलब है, जब कंपटीशन एग्जाम दोगे, 10वीं पास के बाद में लोग एलडीसी का फॉर्म भरते हैं, आता है 10वीं के बाद में एलडीसी का फॉर्म आता है, तो उसमें पता क्या होता है, जब जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है, साइंस का क्वेश्चन आता है, तो उस हिंदी के साथ में क्या आता है? इंग्लिश टर्म्स आता है। कभी कभी क्या होता है, अपना हिंदी का जो टर्म्स होता है वो अपने दिमाग से मिसयूज हो जाता है, परंतु इंग्लिश का टर्म अपने क्या कर जाता है, दिमाग में घर कर जाता है, और उससे अपन सेट कर सकते हैं अपनी माइंड की थ्योरी को। तब अपन हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश को ओके कर सकते हो। तो आपके पास में हिंदी के साथ में इंग्लिश ऑप्शन होगा। समझ में आया ना? तो साथ साथ में इंग्लिश टर्म्स लिखते रहना, और पूरा आईयूपीएससी के अंदर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के नियमों के आधार पर बनी हुई है, तो नो डाउट आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो एल्केन ये हो गया आपका सल्फोनिक अम्ल। क्या हो गया बेटा? सल्फोनिक अम्ल। इसको लिख लेते हैं सल्फोनिक एसिड। और इस ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको कौन कौन आएगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो जैसे। आ गया समझ में? एल्क का मतलब अपन ने क्या निकाला था बेटा? एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। क्या होता है बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। और इसके एग्जाम्पल से अगर रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन CH3 CH2 SO3H। बात करें इसके अंदर CH3 CH Br
CH2 CH क्लोरीन SO3H, यहाँ लिख दिया बेटा CH3 CH2 यहाँ लिख दिया SO3H, यहाँ लिख दिया बेटा CH3 CH क्लोरीन CH2 Br CH फ्लोरीन CH2 SO3H। आ गया समझ में? ये अपन ने क्वेश्चन लेके, अब इन क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है? सबसे पहला नियम तो क्या है? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये रही, इसके अंदर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, ये रही, ठीक है, इसके अंदर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करें, इसकी बात करें बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह, ये भाई साहब मुख्य क्रियात्मक समूह, ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, और ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में अगर किसी की बात होती है तो वो किसकी है बेटा? फंक्शनल ग्रुप की। इसके अंदर है, इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर कितने बेटा? 1 2 और ये आपका 3, इसके अंदर है ही नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो सबसे पहला नाम अपन किसका लिखेंगे बेटा? इसका। कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और क्या हो जाएगा? SO3 को क्या बोलते हैं बेटा? सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। आ गया समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये आपका क्लोरीन है बेटा ना। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे नंबरिंग, हाँ कितने कार्बन है। अब बात करते हैं बेटा नंबरिंग की। किसकी बात करते हैं बेटा? नंबरिंग की। अब जब नंबरिंग की अपन बात करेंगे तो उस नंबरिंग के अंदर अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहां से नंबर करते हैं, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह क्या मिलना चाहिए बेटा? कम से कम नंबर 1 2 3 4 और ये आपका 5। आ गया समझ में? अब बात करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले इसको लेके बेटा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, कितने कार्बन बेटा? 5 कार्बन को क्या बोलते बेटा? पेंट एन, और क्या लिखोगे बेटा? 1 सल्फोनिक एसिड। आ गया। इसके अंदर बात करें तो क्या होगा बेटा? मैथ एन सल्फोनिक एसिड। और बात करें इसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? कार्बन के साथ में कौन है? ये जुड़े हुए हैं। पहला क्या है? सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला क्या है बेटा? Br। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है बेटा? 3 नंबर पे। तो क्या लिखोगे बेटा? 3 ब्रोमो। उसके बाद में क्या बेटा? 4 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 4 क्लोरो। उसके बाद कौन जुड़ा बेटा? 2 नंबर पे आयोडो, 2 आयोडो। मैं बेटा जगह नहीं होने के कारण मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आपको कैसे लिखना है? सीरीज वाइज लिखना है, ठीक है। 2 आयोडो। कितने कार्बन हो गए बेटा? 5 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट। ये हो गया आपका एन, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? सल्फोनिक अम्ल 1 सल्फोनिक एसिड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? आ गया समझ में? ओके। तो यहां तक हो गई अपनी बात किसकी बेटा? आपके क्रियात्मक समूह की, IUPAC की। तो IUPAC से संबंधित सारा काम अपना हो गया। अब भाई क्वेश्चन आता है अभी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ठीक है, ससंतृप्त ससरल। क्या याद हो गए? ससंतृप्त ससरल। और अगर ये सरल है तो वो दूसरा क्या हो जाएगा? कठिन। कठिन का मतलब वो कठिन नहीं, हार्ड नहीं होता है। कठिन का मतलब अभी याद करने वाला नाम है। तो अपन इसकी बात करते हैं आगे। इसकी बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखना है बेटा। क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा एग्जाम में क्या आता है बेटा? पूछा जाता है। संतृप्त
देखो ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, कोई टॉपिक ऐसा होता है, उस टॉपिक के अंदर आप क्या करते हो, उस जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं ना, उस टॉपिक के अंदर जैसे छोटा सा टॉपिक है, अगर उसको टॉपिक बना के करते हैं तो मजा भी नहीं आता है। तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, अपन उसी टॉपिक को एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे। तब वो क्या रहेगा, अपने आपके लिए भी क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, ताकि आपको पता रहेगा कि सर इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है आगे। समझे, जब छोटा टॉपिक होता है ना, तो जब अपन पढ़ते हैं फें के अंदर तो वो भूल जाते हैं, तो अपन को भूलना नहीं है। तो क्या बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जब इसका आंसर लिखोगे, आंसर बड़ा निराला है बेटा, इसका आंसर क्या एकदम मस्त आंसर है, और लिखने में भी आपको क्या आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, अब इसके आंसर की बात करते हैं। अब जब इसके आंसर की बात करोगे, क्या बोलोगे, सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगा मैं संतृप्त। जो मैं आपको लिखाने का तरीका बता रहा हूं ना बेटा, जब ये तरीका आप बोर्ड एग्जाम के अंदर फॉलो करते हो, जब इस तरीके से लिखोगे, तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब वो जो कॉपी चेक करता है, जो कॉपी चेक करता है ना, उसको दिमाग में रहता है कि ये जो लिख रहा है, जो विद्यार्थी जो लिख रहा है, उसके लिखने का पैटर्न से वो पता चलाता है, आपका माइंड रीड कर सकता है। जितना अच्छे तरीके से, जितने सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखोगे, उतना आपके लिए क्या रहेगा बेटा, बेनिफिट रहेगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की लगा लेते हैं हेडिंग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपका सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको करना क्या है, सुनना मेरी बात को। ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन लिखेंगे, भाई संतृप्त को पहले समझ लेते हैं। भाई संतृप्त का ससंतृप्त और ससरल याद रख लेना, याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, याद करने के लिए। कहीं जाके ऐसा ना बोल दो कि सर ने तो ऐसा पढ़ाया, नहीं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। संतृप्त का मतलब क्या होता है, सरल। और सरल कौन होता है, जो सिंगल होता है। कौन होता है बेटा, सिंगल। मतलब इससे क्या पता लगाओगे, यदि कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होगा, एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, इसका आंसर क्या लिखोगे, वे सभी हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध युक्त होंगे, एकल बंध युक्त होंगे, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आ गया समझ में कि वे सारे के सारे संतृप्त, वे सभी हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध युक्त, ये देख लेना, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं बेटा, हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। एकल बंध युक्त, कितना बंध युक्त है, मार्क कर दिया मैंने इसको, कितना बंध युक्त बेटा, एकल बंध युक्त होगा, उसे क्या बोलोगे बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक उसी प्रकार से आगे क्या लिखोगे बेटा, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात आएगी, तब क्या लिखोगे, वे सभी हाइड्रोकार्बन, वे सभी हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें द्विबंध
या त्रिबंध उपस्थित हो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आ गया समझ में कि वे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो उन्हें क्या बोलोगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम्पल लिखाओ, तो अपन ने जितने भी आईयूपीएसी के अंदर जो पीछे एग्जाम्पल किए थे, जितने भी एग्जाम्पल आईयूपीएसी के अंदर पीछे किए थे, वो सारे के सारे क्या होंगे? संतृप्त, एकल बंध वाले। द्विबंध युक्त कैसे होंगे? लाइक एग्जाम्पल सुनना हो, बड़ी मजे वाली चीज है ये। और इससे इसको भी अपन क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्वेश्चन बना के। ये आपका क्वेश्चन। बेंजीन क्या है? इसकी संरचना बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बेंजीन का नया क्या लफड़ा है, ये बेंजीन कौन है? क्या है ये बेंजीन कौन है? तो दिमाग में याद रखना है, बेंजीन कोई नहीं है, बेंजीन एक कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? ऐसी ऐसी संरचना बनाओ, चाहे ये और मतलब या फिर बनाओ इसकी संरचना ऐसे, और फिर या इसकी संरचना बना दो ऐसे। यह इसकी संरचना बना लेते हैं अपन ऐसे। ये तीनों ही किसकी संरचना बेटा? बेंजीन की संरचना। किसकी संरचना है? बेंजीन की। ठीक। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है, ये है क्या, ये क्या? यहाँ पे एक कार्बन है। बेंजीन क्या है? एक कंपाउंड है। तो बेंजीन क्या है? यह द्विबंध युक्त एरोमेटिक यौगिक हैं। यौगिक है। आ गया समझ में? द्विबंध युक्त एरोमेटिक यौगिक हैं। अब बात करते हो उस बेंजीन। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिक में अंतर बताओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि क्या है? एलिफेटिक का वर्ड मीन मतलब पता लगाओ और एरोमेटिक का मतलब पता लगाओ। एलिफेटिक, इस क्वेश्चन को मैं लिखाऊंगा नहीं थ्योरी के अंदर, इसको आप समझ लोगे सीधा। एलिफेटिक को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और एरोमेटिक को ऐसे लिखते हैं। जब इन दोनों का अंतर की बात आएगी तो अंतर लिख लेते हैं। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, पहला कहता हूं लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। एलिफेटिक के अंदर किसको बोलोगे? यह एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक हैं
यह द्विबंध या त्रिबंध युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? यह सफेद धुएं के साथ में जलते हैं। यह काले धुएं के साथ चलते हैं। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत है कि एलिफेटिक को एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब इसका एग्जांपल की बात करें, अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये एग्जांपल ऐसा क्या होगा तो किसका होगा? एलिफेटिक का। एरोमेटिक का होगा तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। आ गया समझ में? ये इसका एग्जांपल हो गया। तो एलिफेटिक एरोमेटिक के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहां तक इस चीज को अच्छे से समझें आप। इस चीज को अच्छे से समझना है। एलिफेटिक और एरोमेटिक किसको कहते हैं? एलिफेटिक यौगिक को बोलेंगे ये एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, और ये द्विबंध या त्रिबंध युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। एलिफेटिक क्या करते हैं? सफेद धुएं के साथ में जलते हैं, जबकि एलिफेटिक सफेद धुएं के साथ में जलते हैं। जबकि बात करते हैं एरोमेटिक, तो ये क्या करते हैं बेटा? काले धुएं के साथ में जलते हैं। और इसकी अगर बात करें तो इसके एग्जांपल के अंदर ये आएंगे, और इसके एग्जांपल के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? बेंजीन। अब बात करते हो बेटा बेंजीन से संबंधित और भी कोई बहुत सारे होंगे, वे करते हैं आते हैं। अब बेंजीन की संरचना ये रही, बेंजीन की संरचना ये रही। इसको बोलोगे आप बेंजीन। क्या बोलोगे बेटा? इसका नाम क्या है? जब भी ऐसा नाम आएगा तो इसका नाम है बेटा बेंजीन। यदि इसी बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाता है बेटा? OH, तब इसका नाम हो जाता है बेटा फिनोल। क्या हो जाता है बेटा? फिनोल। यदि यही बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाता है बेटा? CH3। कौन जुड़ता है बेटा? CH3। तो इसका नाम हो जाता है बेटा टोल्यूइन। क्या हो जाता है बेटा? टोल्यूइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है। आ गया समझ में? या तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, टोल्यूइन हो गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब संतृप्त, अब एक आपने टॉपिक अपना बाकी रह गया है। वो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है चक्रीय यौगिक। क्या नाम है बेटा? चक्रीय यौगिक। अब इन चक्रीय यौगिक क्या है? चक्रीय यौगिक कौन से हैं? अब इन चक्र यौगिकों को लिखने का तरीका क्या है? सभी हाइड्रोकार्बन जिनका पहला व अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हो उन्हें चक्रीय, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा अपन, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा साइक्लो, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं।
और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इन चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपनी, उस क्लास के अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि इन चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।